हाय बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी सर्कल वंस अगेन। एंड आज हम लोग हमारे पिछले क्लास में कंप्लीट किए हुए पोर्शन के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इन द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, विच इज योर चैप्टर नंबर 2 ऑफ द क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर है उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस प्रोसेस को आज हम लोग समझने वाले हैं। दैट विल बी कमिंग अंडर द टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने काफी कुछ देखा था, ये समझा था कि पॉलन ग्रेन्स डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स के शेप्स एंड साइजेस पॉसिबल हो सकते हैं, पर जनरली पॉलन ग्रेन जो है वो स्फेरिकल शेप्स में ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा इलोंगेटेड भी हो सकता है। ये सब बात हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा, इन द लास्ट क्लास वी हैव आल्सो सीन कि हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल होती है वो कितने लेयर थिक होती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि हमारा एंथर जो होता है वो बाइलोब होता है। हमारे एंथर के अंदर हमने ये देखा था कि ईच लोब इज डाइथिकस। ठीक है, वहां पर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि आगे चलकर पॉलन सैक में कन्वर्ट होने वाले हैं, लाइक दैट। ठीक है, अब आज हम क्या कवर अप करने वाले हैं? सो वी विल बी कवरिंग अप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक प्रोसेस जिसमें हम पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को समझते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्ट्रक्चर्स, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं, वो कैसे जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास में। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हम आगे ग्रेजुअली कवर अप करते जाएंगे। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल अ टफ टॉपिक। कई सारे लोग समझते नहीं है, सोचते हैं कि रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स मैम कम रिलेटेबल लगता है हमें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम ज्यादा बेटर समझ पा रहे होते हैं, पर एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज वेरी सिंपल टॉपिक। चलो, तो अब हम देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे हम लोग। सो वी विल बी स्टार्टिंग स्टडिंग व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। होता क्या है? इट विल बी वेरी सिमिलर टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ जो होता है, मतलब कि मेल गैमीट एंड ह्यूमन, वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर बनना, या फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स विल बी कैटेगराइज्ड सिमिलरली। ठीक है, मतलब मेल गैमीट का फॉर्मेशन की प्रोसेस है। अच्छा, अब आप लोगों को इस वाले डायग्राम से थोड़ी बात समझनी चाहिए। यहां पर हमने देखा था कि हमारे जो एंथर के जो दोनों लोब्स होते हैं उसमें इंडिविजुअल माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू भरा हुआ होता है। ठीक है, नाम से क्या मालूम पड़ रहा है? स्पोरोजेनस। क्या बोलेंगे स्पोरोजेनस को बच्चों? स्पोरोजेनस। जब हम किसी भी चीज को या वर्ड को समझते हैं तो हमें उसके वर्ड रूट को तोड़ के पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे लिए उस वर्ड का मीनिंग बहुत सिंपल हो जाए। स्पोरो, स्पोर्स का मतलब स्पोर्स या सीड्स या स्पर्म्स हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर इवोल्यूशन पढ़ा है तो वहां पर एक थ्योरी आती है पैनस्पर्मिया। ठीक है, पैनस्पर्मिया में भी हम ऐसा बोलते हैं कि स्पोर्स आके गिरे थे अर्थ के ऊपर। ठीक है, सीड्स आके गिरे थे, स्पर्म्स आके गिरे थे। तो बेसिकली स्पोर टर्मिनोलॉजी रिप्रोडक्शन या गैमीट फॉर्मेशन से रिलेशन रखती है। और जेनस फॉर्मेशन, ठीक है, जेनस का मतलब किसी चीज को राइज देना, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। तो स्पोर्स फॉर्मेशन, यहां पर सेक्सुअल स्पोर्स की बात हो रही है और पॉलन ग्रेन्स की बात हो रही है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू के पास में कैपेसिटी है कि वो पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म कर सके। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं ये स्पोरोजेनस टिश्यूज ढेर सारी मात्रा में यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फिल्ड है। अच्छा, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं यहां से। तो हम ये देखते हैं कि ढेर सारे स्पोरोजेनस टिश्यूज जो हैं वो वहां पर फिल्ड है, और इंडिविजुअल स्पोरोजेनस टिश्यू जो है उसमें हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में इंडिविजुअल सेल को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि टिश्यूज सेल से मिलके बने होते हैं, तो स्पोरोजेनस टिश्यूज कौन से सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यूज माइक्रोस्पोर्स नाम के सेल्स से मिलके बने, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से मिलके बने होते हैं। माइक्रोस्पोर को फॉर्म करने वाले सेल को हम बोल देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, वैसे ही हम ओव्यूल के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मदर सेल मीनिंग दिस सेल इज नाउ गोइंग टू गिव राइज टू दी माइक्रोस्पोर सेल्स। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ढेर सारी मात्रा में भरे हुए हैं
और इन्हीं को हम पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये ही टिश्यूज के अंदर से यही वाले सेल्स जो हैं ये जाके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू, ये पहले मियोसिस 1 नाम की प्रोसेस को अंडरगो करने वाले हैं। मियोसिस 1 में होता क्या है? तो मियोसिस 1 जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने क्लास 11th में ये टॉपिक पढ़ा भी होता है कि मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन होता है और मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है, माइटोसिस के जैसा ही। मियोसिस 1 यहां पर कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स नंबर को हाफ कर देने वाला है, रिडक्शनल डिवीजन है, और यहां पर प्लॉइडी लेवल एकदम हाफ हो जाने वाली है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 2n था, तो हमारा माइक्रोस्पोर डायड जो बन रहा है, यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात कर रही हूं मैं, मदर सेल डिप्लॉइड था, तो माइक्रोस्पोर्स जो बन रहे हैं इससे 2 मियोसिस 1 के बाद में ये इंडिविजुअली हैप्लॉइड सेल्स होंगे बच्चों, ठीक है। ये कैसे सेल्स होने वाले हैं? दे विल बी बिकमिंग हैप्लॉइड सेल्स ओनली। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर डायड बना, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर डायड मियोसिस 2 अंडरगो करता है, तभी ये वाला सेल 2 माइक्रोस्पोर्स और बनाता है, ये वाला सेल 2 माइक्रोस्पोर्स और बनाता है। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोर्स हमारे पास में मियोसिस 2 के एंड पे दिखने वाले हैं? दैट विल बी 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। सो व्हाट वी ऑल कैन सी, देयर आर 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड हियर एंड दिस इज समथिंग वी विल बी सेइंग फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। टेट्राड, टेट्रा, टेट्रापैक, ठीक है, 4। टेट्रा का मतलब होता है 4, तो यहां पर हमारे सामने 4 सेल्स प्रेजेंट है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस 1 अंडरगो किया और बनाया माइक्रोस्पोर डायड, माइक्रोस्पोर डायड ने मियोसिस 2 अंडरगो किया और बनाया माइक्रोस्पोर टेट्राड, और हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में अब टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स जो कि हैप्लॉइड नेचर के हैं वो फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर की बात करती हूं मैं। हमारे पास में टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स हैं। यहां पर हर एक माइक्रोस्पोर की कैपेसिटी होती है कि वो एक पॉलन ग्रेन बना सके। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल है? फंक्शनल का मतलब होता है कि एवरी सेल विल बी केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू पॉलन ग्रेन, ठीक है। सो एवरी माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्मिंग 1 पॉलन ग्रेन। व्हाट आई कैन सी इज कि यहां पर मेरे पास में 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, तो यहां पर टोटल 4 पॉलन ग्रेन्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मुझे बताओ बच्चों, वो स्पोरोजेनस टिश्यू में कितने सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे? बहुत सारे पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, विच कुड बी थाउजेंड्स टू लैक्स, ठीक है। और लाखों मात्रा में पॉलन ग्रेन बन सकते हैं हर एक फ्लावर के अंदर। डिपेंड करता है वो पॉलन ग्रेन कितना बड़ा है, छोटा होगा तो ज्यादा बनेंगे, बड़ा होगा तो कंपैरेटिवली कम बनेंगे नंबर में, ठीक है। अब यहां पर देखो इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर के साथ में अब क्या होने वाले, अब ये माइक्रोस्पोर ऑलरेडी एक हैप्लॉइड सेल है बच्चों, भूलना नहीं इसको, ठीक है। ये एक हैप्लॉइड सेल है, ये माइक्रोस्पोर। अब इसमें कुछ चेंजेस आने वाले, वो क्या चेंज आएंगे कि इस माइक्रोस्पोर के अंदर पहले तो फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स होगा, इसका साइटोप्लाज्म थोड़ा और डेंस होने वाला है, ये थोड़े और प्रोटीन्स बना लेगा, ठीक है, और न्यूट्रिशन थोड़ा ज्यादा स्टोर कर लेगा, बिकॉज अभी पॉलन ग्रेन को जाके स्टिग्मा पे लैंड होना है, समय पर उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। ओके, इसके बाद में ये माइक्रोस्पोर थोड़ा सा अनलार्ज हो जाता है, थोड़ा और ग्रो हो जाता है, ठीक है। हम क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो रहा है एसिमेट्रिकली और माइटोटिकली देखा जाएगा। कैसे? माइटोसिस से। यहां पर प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा अब दोबारा से, यहां से ये वाला जो स्टेज है इसमें हम देखेंगे कि माइटोसिस की मदद से एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो गए, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं? ओके, अब सेल डिवीजन भी आता है, इस वाले स्टेज में दिखता है हमें। तो सेल डिवीजन के समय पे हम देखेंगे कि अभी हमारे जो 2 न्यूक्लियस बने हैं, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस जो बन गए हैं सेम सेल के अंदर, अभी ये सेल अपनी बाउंड्रीज बना लेगा, ठीक है। तो बाहर वाला जो सेल है इसको हम बोल देंगे वेजिटेटिव सेल, ये रहा,
और वेजिटेटिव सेल के अंदर सस्पेंडेड एक और सेल प्रेजेंट है, वो सेपरेट आउट नहीं हुए हैं दोनों, वो एक के अंदर एक प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो दो सेल्स बने हैं ये एक के अंदर एक प्रेजेंट है, तो जो बड़ा सेल है जो कि छोटे सेल को अपने अंदर रखा हुआ है उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल के पास में न्यूट्रिशन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी। और ऑन द अदर हैंड जो छोटा सेल बना हुआ है जिसका शेप स्पिंडल के जैसा है, स्पिंडल का मतलब होता है ये वाला शेप, हम जब नीट की तैयारी करते हैं तो स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल मसल्स के अंदर टर्म आता है अक्सर स्पिंडल। ठीक है, मतलब स्मूथ मसल्स। तो शेप टेपरिंग ऑन बोथ द साइड्स, यहां पर भी पॉइंटेड है यहां पर भी पॉइंटेड है, हमारी आंखों की तरह। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप का ये सेल जो बन रहा है अंदर की तरफ, इस सेल को हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव, फिर से बात हुई जनरेटिव की, जनरेटिव मतलब कि कुछ फॉर्म करने वाला। तो ये अब क्या फॉर्म करेगा, अभी तो पॉलन मदर सेल ने माइक्रोस्पोर बना लिया, माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस हो गया और माइक्रोस्पोर में दो सेल्स बन गए, एक बन गया वेजिटेटिव सेल, एक बन गया जनरेटिव सेल। अभी और क्या बनाना बाकी रह गया है भाई। ठीक है, तो अभी एक्चुअली ये पॉलन ग्रेन जो है ये तो बन गया है, लेकिन अभी भी हम पॉलन ग्रेन को एग्जैक्टली मेल गैमीट डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते, हम ये समझेंगे कि जनरेटिव सेल जो है वो जाके एग के साथ में फ्यूज करेगा। ठीक है, फिर वैसे डायरेक्टली जाके फ्यूज कर जाएगा क्या, नो, जनरेटिव सेल फिर से एक बार डिवीजन परफॉर्म करेगा अभी। ठीक है, तो हम ये समझते हैं यहाँ पर कि इट इज नॉट एज स्मूथ एज द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर हम समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बन जाते हैं डायरेक्टली, बहुत लंबा क्योटिक प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पर तो बार बार डिवीजन चल रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो है इनके फॉर्मेशन में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ने माइक्रोस्पोर बनाया, माइक्रोस्पोर ने पॉलन ग्रेन बनाया, पॉलन ग्रेन के पास दो सेल है, एक है वेजिटेटिव सेल, एक है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल फिर डिवाइड करेगा, ठीक है, और वो क्या बनाएगा, 2 मेल गैमीट्स। अभी तक हमने टर्म गैमीट इस्तेमाल ही नहीं किया था। ठीक है, अब हम पॉलन ग्रेन को गैमीट नहीं बोल रहे हैं। जनरेटिव सेल जब अपने 2 कॉपीज बना लेगा तो हम उसमें से मेल गैमीट टर्म इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके पहले तक हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमने जो पॉलन ग्रेन समझा है बच्चों, ये पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा इवैल्यूएट करते हैं। तो ये तुम्हारे पास में एक पॉलन ग्रेन है जो भी हमने बना के देखा। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन जो है इसके डायग्राम को ध्यान से देखो तो आप देखो कि पॉलन ग्रेन की एक आउटर लेयर है, इस लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं। ओके, एक्साइन ऐसी भी हो सकती है, रफ इस तरीके की। ये रफ एजेस क्यों कैरी करती है, ठीक है, ये रफ एजेस इसलिए कैरी करती है ताकि कैसे भी एनवायरनमेंट के अंदर ये मतलब अकोमोडेट हो जाए। और अगर कोई चीज रफ है तो शायद वो मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखेगी, राइट। तो रफ है तो जाके लैंड कर पाएगा, बहुत स्मूथ होता तो ग्लाइड कर जाता है ना। तो स्टिग्मा के ऊपर जब ये पॉलन ग्रेन लैंड करेगा बच्चों, तब इसका ये रफ टेक्सचर इसे लैंड करने में हेल्प करेगा। अगर ये बहुत स्मूथ होता तो ये आता है यहाँ पर स्विंग करके नीचे गिर जाता है, लेकिन ये रफ है तो वो स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो रुक जाएगा फ्रिक्शन क्रिएट होने के कारण से। ठीक है, तो दिस रफनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम ये समझ पाए कि रफ होता है आउटर लेयर, आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, वी विल बी सेइंग आउटर लेयर एज एक्सो एक्साइन, और अंदरूनी लेयर जो है इसको हम बोलते हैं इंटाइन, ये वाली। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर होती है बच्चों, जो पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर होती है, एक्साइन लेयर एक कंपाउंड की बनी हुई होती है। वो कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, और स्पोरोपोलेनिन को हम इस अर्थ का, इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट कंपाउंड मानते हैं। ठीक है, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट कंपाउंड प्रेजेंट इन दिस अर्थ। ये एसिड से खराब नहीं होता, ये अल्कली से खराब नहीं होता। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर से खराब नहीं होता, ये लो टेम्परेचर से खराब नहीं होता। ठीक है, तो एक्चुअली में हम ऐसे मान सकते हैं कि ये एक प्रकार से ऐसे कंपाउंड है जिसको आप कैसे भी एनवायरनमेंट में रख दोगे जाके तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन इज कंसिडर्ड एज हाईली रेजिस्टेंट
और वी कैन से मोस्ट रेजिस्टेंट. विल बी यूजिंग द टर्म मोस्ट सिंस वी नो कि ये एक्चुअली में ये है. ठीक है, तो मोस्ट रेजिस्टेंट कंपाउंड ऑन अर्थ. ओके, सिंस इट इज कैसा होता है ये, एसिड रेजिस्टेंट, बेस रेजिस्टेंट, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस, मेरी हैंडराइटिंग कोई बहुत तुम्हें अच्छी जमी हुई नहीं मिलेगी कभी भी. ठीक है, डॉक्टरों वाली हैंडराइटिंग है मेरी. डॉक्टर नहीं हूँ हालांकि, आई एम अ फार्माकोलॉजिस्ट नॉट अ डॉक्टर. ओके, आई हैव स्टडीड फ्रॉम IIT BHU. सो हाई टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रहता है, अनस्टेबल नहीं हो पाता. हाई टेम्परेचर स्टेबल, स्टेबिलिटी. ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस स्पोरोपोलिन. प्लस इट इज ऑल्सो वेरी हार्ड सब्सटेंस. ये कैसा होता है, ये बहुत हार्ड भी होता है, और इसकी हार्डनेस होनी चाहिए कि नहीं, NCERT हमसे पूछती है. ठीक है, NCERT पूछती है वेदर एग्जाइन शुड बी हार्ड और नॉट. डेफिनेटली हार्ड होना चाहिए. हम चाहते हैं कि वो रेजिस्टेंट हो, कंप्रेशन रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं कि वो पॉलन ग्रेन हमारा अच्छा रहे. समय काफी हो जाए तब भी हमारा पॉलन ग्रेन खराब ना हो जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वैसे ही ये पॉलन ग्रेन्स को जाके फ्लावर पे लैंड होना पड़ता है. क्या पता ये लैंड हो पाएगा कि नहीं, लॉन्ग टाइम तक ये अच्छा रहे. बाय एनी चांस इसको इसी के स्पीशीज का फीमेल फ्लावर मिल गया और ये लैंड हो गया, तो तब तक ये सही तो रहे. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि टूट फूट जाए, ये खराब हो जाए. ओके, इसलिए हम चाहते हैं कि ये हार्ड भी रहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्साइन. फिर आती है बात हमारी इंटाइन की. तो इंटाइन जो है, अच्छा एक्साइन में एक बात और बता देती हूँ आप लोगों को. एक्साइन कुछ कुछ जगह से गायब होती है बच्चों, कुछ कुछ जगह से गायब होती है. जहां जहां से एक्साइन गायब होती है उस जगह को हम बोल देते हैं जर्म पोर. ठीक है, क्योंकि इतना हार्ड लेयर अगर है बाहर के साइड पे, तो हम कैसे मानेंगे कि अंदर से जनरेटिव सेल जो है वो कांटेक्ट में आ पाएगा हमारे, कहां पर, फीमेल ओव्यूल के अंदर तक. फीमेल ओव्यूल तक पहुंचेगा कैसे, यहां से जर्म सेल अगर इतना बाहर लेयर, तो तोड़ के कैसे जाएगा अंदर से, ब्लास्ट करेगा क्या अंदर. ठीक है, बॉम्ब लेके बैठेगा फटाक से, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहां से पानी अंदर जाना चाहिए. ठीक है, तो पानी अंदर जाएगा, मॉइस्चर आएगा. ठीक है, थोड़ा बहुत, या हम ये बोलेंगे कि हमारा जो पॉलन ट्यूब बनेगा उसको बाहर आना पड़ेगा, तो थोड़ा स्पेस चाहिए. वो स्पेस जो है, उस स्पेस को हम बोल रहे हैं जर्म पोर. तो जर्म पोर का फॉर्मेशन भी एक्साइन के अंदर हो जाता है, ताकि एक्साइन जो है वो स्पेस प्रोवाइड कर सके फॉर द पॉलन ट्यूब टू ग्रो आउटसाइड. ओके, सो दिस इज वन पॉइंट. देन हम बात करते हैं इंटाइन के बारे में. तो अभी हमने देखा सिर्फ एक्साइन के बारे में, अब हम देखते हैं इंटाइन के बारे में. देखो, तो इंटाइन जो है वो अंदरूनी लेयर है, इनसाइड लेयर है, इनर लेयर है. और इंटाइन जो है बच्चों, एक सेकेंड रुकना, मेरे माइक कुछ ज्यादा टाइट हो रहा है, मैं वहां तक अप्रोच नहीं कर पा रही. होपफुली अब जा पाऊंगी. यस, सो इंटाइन जो है ये बेसिकली इतना हार्ड नहीं जितना कि एक्साइन था. इंटाइन जो है इट विल बी, we can say comparatively not that tough, but we will not be using the statement not recommended. हम ज्यादा बेटर होगा क्या बोलेंगे कि ये किसका बना हुआ है. तो ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन का. जैसे कि हमारा एक्साइन बना था स्पोरोपोलिन नाम के कंपाउंड का, वैसे हमारा इंटाइन सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है बच्चों. और ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल ही होते हैं. ठीक है, दिस इज अगेन गोइंग टू बी ऑर्गेनिक इन नेचर. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी इंटाइन, दिस इज गोइंग टू बी इनर लेयर. इंटाइन के अंदर क्या आता है, तो इंटाइन के अंदर हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन का हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आना चाहिए, जो कि इस डायग्राम में बना हुआ नहीं है. मैं तुम्हें बता देती हूं कि जस्ट इनर टू इंटाइन देयर शुड बी अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पॉलन ग्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द पॉलन ग्रेन है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अब हम जानते हैं कि ये पॉलन ग्रेन मॉडिफाई हो जाएगा थोड़े समय बाद में, और इसमें एक की जगह दो सेल्स हो जाएंगे. बड़ा सेल होगा वेजिटेटिव सेल, और छोटा सेल जो कि स्पिंडल शेप का है उसे हम बोल रहे हैं जनरेटिव सेल. ठीक है, फिर ये हमारा साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म बड़ा डेंस होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है उसको थोड़े टाइम तक नरिशमेंट लेके रहना पड़ेगा. अगर वो नरिशमेंट लेके नहीं घूमेगा तो वो कैसे पहुंच पाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, कैसे वो एनर्जी डिराइव कर पाएगा.
नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास में ये वाला स्टेज। यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमारे जनरेटिव सेल के अंदर फिर से माइटोटिक डिवीजन चालू हो गया, मतलब कि एक बार तो पहले हो गया था, दोबारा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन फिर से चालू हो गया और इस बार वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ जनरेटिव सेल का कर रहा है। इस समय पर जो हमने पहले की स्टेज देखी थी बच्चों, यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि हमारा माइटोसिस 1 हो रहा था पॉलन ग्रेन में और 2 न्यूक्लियस बन रहे थे, ये भी हैप्लॉइड था और ये भी हैप्लॉइड था। अगली बार जो हमारा माइटोसिस 2 हो रहा है, सेकेंड टाइम परफॉर्म कर रहा है ये, मतलब हम ऐसे लिखेंगे माइटोसिस 1 माइटोसिस 2, तो तुम्हारा कंफ्यूजन आ जाएगा, मियोसिस इमेजिन कर सकते हो। तो मैं लिखूंगी फर्स्ट माइटोसिस और मैं लिखूंगी सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल डिवाइड करता है और ये बनाता है 2 हैप्लॉइड गैमीट सेल्स, ठीक है। तो टोटल प्लॉइडी लेवल क्या हो गया, तो आप देख पाओगे कि 3 प्लॉइडी हो गया मैम। यहाँ पर एक न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का खुद का था जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एक न्यूक्लियस से 2 बन गए थे, ये मेल गैमीट्स हैं, ठीक है। अब तुम्हारा जो वेजिटेटिव सेल है वो बेसिकली बनाएगा पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ही मानेंगे और इसको हम लेकिन अब ट्यूब न्यूक्लियस बोलने वाले हैं, ठीक है। तो दिस विल बिकम अ ट्यूब न्यूक्लियस फॉर अस एंड जो हमारे 2 बाकी के न्यूक्लियस बचे हैं दे विल बी मेल गैमीट्स, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे जो होगा उसको पढ़ने के लिए पहले हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को भी जानना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को समझा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को समझा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों कि कितने बार टोटल मियोसिस होता है, ठीक है, किस में बात कर रही हूँ, पॉलन मदर सेल में, या कितने बार टोटल माइटोसिस होता है इस पूरे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में, तो आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है। यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, यू कैन आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। टोटल कितने बार मियोसिस हो रहा है, कितने बार माइटोसिस हो रहा है एक पॉलन मदर सेल में, ताकि जाके हमारा एक प्रॉपर तरीके का मेल गैमीट बन सके, ठीक है। ओके, थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल। अब हमने पॉलन ग्रेन के एक्साइन, इंटाइन, स्पोरोपोलेनिन, सेल्लोज, पेक्टिन ये सब समझ लिया है, तो हमारे को इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए अभी एनसीईआरटी का थोड़ा सा रीडिंग मार देती हूँ। इसके पहले एक छोटे सी बात और मुझे ध्यान आ रहा था यहाँ पर बताने के लिए कि एक पॉलन ग्रेन का एवरेज ऑन एन एवरेज साइज कितना हो सकता है, तो इसको हम समझेंगे कि ये 25 से 50 माइक्रोन की रेंज में हो सकता है बच्चों, ठीक है। 25 से 50 माइक्रोन्स की रेंज में ये हो सकता है, माइक्रोमीटर्स रेंज। ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग व्हाट, ओके, वन मोर पॉइंट आई कैन रिमेंबर, देन ओनली विल बी शिफ्टिंग ऑन द एनसीईआरटी पोर्शन। तो अभी तुम लोगों को मैंने एक डायग्राम दिखाया था, ये वाला, दिस वन। तो हमने यहाँ पर 2 पर्टिकुलर फेजेस देखे या स्टेजेस देखे। एक बार माइटोसिस फर्स्ट टाइम हो रहा है, फिर सेकेंड टाइम जब माइटोसिस दोबारा हो रहा है तो हमारे पास में एक ये स्टेज बन पा रहा है, ठीक है। तो मैं तुमको अभी 2 बातें समझाती हूँ। मैं ये सब चीज़ें ग्रीन कलर में लिखने वाली हूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो फर्स्ट ये स्टेज देख लो, ये एक स्टेज है मान लेते हैं, और सेकेंड ये स्टेज देख लो, ये दूसरी स्टेज है। अब तुम क्या देख पा रहे हो कि ये वाले स्टेज में कितने टोटल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मैं बोलूँगी 2 न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या मैं बाय न्यूक्लिएट बोल सकती हूँ, बाय न्यूक्लिएट स्टेज, ओके। और इस वाले स्टेज को मैं क्या ट्राई न्यूक्लिएट स्टेज बोल सकती हूँ, ट्राई न्यूक्लिएट स्टेज। मतलब कि इसकी प्लॉइडी में मैं मानूंगी n+n है, इसकी प्लॉइडी में n+n+n है, ठीक है, ट्रिप्लॉइड स्टेज में है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये 2 सेल्ड स्टेज है, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये 3 सेल्ड स्टेज है, बिकॉज एक सेल ये वाला सेल है, दूसरा सेल ये वाला सेल है, तीसरा सेल ये वाला सेल है, ठीक है। तो हम ये समझ पाए कि 3 सेल के स्टेजेस हैं यहाँ पर, तो वी कैन से दिस एज 3 सेल स्टेज, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन हमारा आता है कई बार कि पॉलन ग्रेन कैसे स्टेज में रिलीज होता है, 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है कि 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं हम, सिर्फ उन्हीं में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज पर भी पॉलन रिलीज हो सकते हैं और 3 सेल्ड स्टेज पर भी पॉलन रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि पॉलन सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के साथ में भी रिलीज हो सकता है,
या कई बार पॉलन अपने नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाएगा जहां पर उसके पास में दो मेल गैमीट हैं और एक वेजिटेटिव सेल है, इस स्टेज पर भी वो रिलीज हो सकता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में। ओके तो अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी का थ्योरी रीड करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ज्यादा बेटर इमेजिनेशन आ पाएंगे जो हमने पढ़ा है उस पोर्शन का। सो एवरी लाइन शुड बी क्लियर टू अस। कहां तक पढ़ लिया था बच्चों ये? दिस वाज डन। मैंने कहा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाऊंगी अगले क्लास से, यहां से पढ़ना है। सो वी कैन जस्ट सी एज द एंथर, एक सेकेंड, हाँ, एज द एंथर डेवलप्स इन द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू undergoing meiotic divisions to form microspore tetrads, ये हमने देखा है। What would be the ploidy of the cells of the tetrad? क्योंकि meiosis अंडरगो कर रहा है तो obviously इसका आंसर होना चाहिए है haploid एक सेल में। तो टोटल बात करें अगर हम तो हम बोलेंगे कि 4n, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, यहां से So, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. हर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल जो है केपेबल है, काफी केपेबल है, ठीक है, और वो स्पोरोजेनस टिश्यू का ही एक पार्ट है। स्पोरोजेनस टिश्यू से ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बना है, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू ही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का बना हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ओके द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल, ठीक है, इसी को मैं और बोल सकती हूं माइक्रोस्पोर मदर सेल, कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड are arranged in cluster of 4 cells, the microspore tetrad. We have just seen them, they were arranged somewhat like this. We have seen कि हमारे पास में 4 सेल्स बन के आ रहे थे, राइट। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस। ये ऐसे करके ओके इस प्रकार से भी हमने डायग्राम देखा है। नेक्स्ट देखते हैं, एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट्स। अब जैसे हमारे पॉलन ग्रेन्स बन गए, ठीक है, वैसे ही हमारे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन एक प्रकार से ये इंडिकेशन होगा अभी एंथर के लिए कि उसे टूट जाना चाहिए और उन पॉलन ग्रेन्स को लिबरेट होने देना चाहिए, ठीक है। तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो बेसिकली लिबरेट तभी हो पाएंगे ना जब हमारा एंथर ब्रेक हो सकता है। तो एंथर को अब डेहिसेंस होना चाहिए, एंथर को ब्रेक डाउन होना चाहिए, ठीक है। तो एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट्स the microspores dissociate from each other and develops into pollen grains, ठीक है। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther. फिर pollen grain के बारे में बात करते हैं। The pollen grain represents the male gamete of phyte. अभी यहाँ पर gamete नहीं बोला है, gamete of phyte बोल रहे हैं। और gamete किसको बोलेंगे हम लोग? gamete बोलेंगे हम सिर्फ जब हमारे पास में जनरेटिव सेल का माइटोटिक डिवीजन हो चुका होगा और 2 मेल गैमीट बनेंगे, तब हम उसे गैमीट बोलेंगे। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, ये मैंने आप लोगों को कल बता रखा है। ओ सॉरी, शिट, दोबारा रीड नहीं करेंगे बच्चों सेम बात को, यू विल बी रियली अमेज्ड। ये सब ठीक है, अब आते हैं यहां से। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, ये मैंने आप लोग को अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मोस्टली इनका शेप स्फेरिकल होता है, इनका शेप ओवल भी हो सकता है, काफी सारे शेप्स हो सकते हैं। दे आर मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रॉन्स इन डायमीटर। इट हैज प्रोमिनेंट 2-layered wall. The hard outer layer called as exine is made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. It can withstand high temperatures, strong acids and alkalis. कोई भी ऐसा एंजाइम भी नहीं है आज तक, कोई माइक्रोब भी नहीं ऐसा है जो कि डिटोरिएट कर सके स्पोरोपोलेनिन कंपाउंड को, क्योंकि माइक्रोब्स भी ढेर सारे एंजाइम्स लिबरेट करते हैं। लेकिन हम जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक ब्रांच आती है उसमें, उसको बोलते हैं पेलियोबॉटनी, पैलिनोबॉटनी, सॉरी पेलियो नहीं, पैलिनोबॉटनी, PALYNO, पैलिनोबॉटनी बोलते हैं। तो पैलिनोबॉटनी के ब्रांच में हमने देखा कि कितने सालों पहले से, मिलियंस ईयर पुराने भी हमें कई सारे ऐसे पॉलन ग्रेन्स मिले जो कि आज भी इंटैक्ट हैं, उनका स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ, टूटा नहीं,
ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन इटसेल्फ, ठीक है. सो pollen grain exine has prominent apertures called as germ pore where the sporopollenin is absent, so that water can enter inside and we can say the pollen tube will be coming outside from that germ pore itself. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. The exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. ये हमने देखा हुआ है, ये क्वेश्चन का हम आंसर कर चुके हैं, ये भी हम जानते हैं. Inner wall of the pollen grain is called as intine. It is thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. ये भी बताया था बच्चों आज आप लोगों को मैंने. पेक्टो सेल्यूलोज भी बोल सकते हैं ऐसे अपन, ठीक है, इनर लेयर को पेक्टो सेल्यूलोज. ओके, देन आता है द साइटोप्लाज्म pollen grain is surrounded by plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative and the generative cell. The vegetative cell is bigger and has abundant food reserve. Vacuoles होते हैं उसमें क्योंकि food vacuoles दे रहे, इसमें food reserve होने वाला है, ठीक है. And a large irregularly shaped nucleus, बड़ा सा nucleus भी होता है. The vegetative cell, the generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी होपफुली. अब हम देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है. इट इज स्पिंडल शेप, ये भी हो चुका है विद डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो हमारा ये सेल है स्पिंडल शेप का होता है जनरेटिव सेल. इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at 2 cell stage. ठीक है, ये समझ में आया. इस वाले स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म्स में इस तरीके से शेड होता है, और बाकी के बचे हुए 40% में कैसे होगा, जैसे कि हमने देखा था 3 सेल स्टेज पे होगा. ऐसे करके यहाँ पर एक ये न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर 2 गैमीट प्रेजेंट होंगे जिनको हम मेल गैमीट्स बोलेंगे, ठीक है, 2 मेल गैमीट्स और एक हमारा वेजिटेटिव सेल. इसका पॉलन ट्यूब बनेगा और इनका फ्यूजन में हेल्प होगा, ठीक है. पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज. अब हम आ जाते हैं अलग टॉपिक पे. तो जो हमारा थ्योरी रीडिंग था एक कंप्लीट हो चुका है ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट पॉलन एलर्जीज. So this is the diagram of a person showing symptoms of pollen allergy. तो pollen की एलर्जी बच्चों अलग अलग सीजन्स में हो सकती है. जैसे कि ठंड के टाइम पे किसी को pollen की एलर्जी अगर होती है तो वो बड़े बड़े पेड़ों के pollen से एलर्जिक है, ठीक है. किसी को समर के टाइम पे pollen की एलर्जी होती है, समर में छींक आती है, किसी किसी को ऐसे लोग होते हैं इनको ग्रास के pollen की एलर्जी होती है, ठीक है. जब फॉल चल रहा होता है, जब हम बोलते हैं ऑटम चल रहा होता है और सब पतझड़ आ चुका होता है, तब उस समय पर ना तो घास उगती है ना पेड़ों के ऊपर फ्लावर्स आ रहे होते हैं. वो फॉल के सीजन में अगर किसी को एलर्जी हो रही होती है तो वो हो रही होती है फंगस के स्पोर्स की, वो पेड़ पौधों के पॉलन्स नहीं होते, ठीक है. तो इस प्रकार से हमें ये समझ आना चाहिए कि अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स की एलर्जीज लोगों को देख सकते हैं हम, और ग्रास के पॉलन्स की एलर्जी सबसे कॉमन है इनमें से, ठीक है. और इंडिया में जब हम बाहर से वीट लेके आए थे, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट का नाम है, ठीक है. तो जब हम बाहर से वीट लेके आए थे, कुछ वेराइटीज ऑफ वीट फ्रॉम वी कैन से अमेरिका, तो हम वहां से जब वीट लेके आए थे, वीट क्रॉप जो कि ज्यादा हाई पोटेंशियल कैरी करती है, ज्यादा बड़े सीड्स आते हैं, ज्यादा लोगों को मिल सकता है अनाज, वो वाले सीड्स के साथ, वो वाले वीट के साथ में कुछ ऐसे वीड्स भी आ गए थे जो कि हमारे लिए डेंजरस हैं, जिसमें कि एक आता है गाजर घास, पार्थेनियम बोलते हैं उसे, कैरेट ग्रास, ठीक है. तो पार्थेनियम के पॉलन्स भी बहुत एलर्जिक होते हैं, एंड उसके बाद में इंडिया में इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज बढ़ गया. अदरवाइज पहले अमेरिका में एलर्जी ज्यादा होती थी, हे फीवर, पॉलन ग्रेन एलर्जी, ग्रास एलर्जी, ठीक है. इंडिया में इतने एलर्जीज नहीं थे पहले लोगों को, लेकिन अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन हो गया है कुछ ऐसे वीड प्लांट का जिसके पॉलन्स बहुत एलर्जिक होते हैं नेचर में, ह्यूमन जो इंडिया में रहते हैं उनके भी सांस में वो जा रहे हैं, और इसके कारण से उन्हें भी बहुत सारे टाइप के एलर्जीज देखने को मिल रहे हैं. अभी पॉलन की एलर्जी में होता क्या है, तो मेरे कुछ देखे हुए केसेस हैं. कुछ लोग सुबह उठते हैं, उठते से छींकना चालू कर देते हैं, जैसे ही वो बाहर की ग्रास वाली हवा में एक्सपोज होते हैं वैसे ही वो छींकना स्टार्ट कर देते हैं. उनकी आईज बहुत ड्राई हो जाती हैं, उनका नाक जो है बिल्कुल रेड हो जाता है, दे विल बी स्नीजिंग कंटिन्यूअसली, दे विल बी हैविंग रनी आईज, ड्राई फेस, ठीक है. ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स उनके पास में आने लगते हैं. तो हम देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं. तो कोई पर्सन को अगर एलर्जी हो रही है
तो उसके ब्लड वेसल्स में हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड का प्लाज्मा बाहर आता है टिश्यू के स्पेसेस में, तो ये तब होता है जब इन्फ्लेमेशन होता है तब, ठीक है। और पॉलन की एलर्जी इन्फ्लेमेशन भी कॉज करती है। तब हमारे ब्लड के प्लाज्मा का बाहर आना ब्लड वेसल्स से, कहीं ना कहीं ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, और ब्रेन को ब्लड सप्लाई उतना नहीं पहुंचेगा जितना पहुंचना चाहिए, तो हमें नींद आती है, ठीक है। हमें जब भी सर्दी हो जाती है ना, तब भी हमें नींद आती है बहुत। क्यों आती है? क्योंकि हमें स्लीपी इसलिए फील होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, एलर्जी चल रही है, एंड वी फील लाइक स्लीपी, ठीक है, ड्राउजी। तो स्लीपी फील करेगा व्यक्ति, क्रैंकी फील करेगा, इरिटेबल होगा बहुत ज्यादा, चिड़चिड़ा सा हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। देन उसको जहां स्वेलिंग है वहां पर पेन भी फील हो सकता है, इचीनेस, खुजली आ रही है ऐसे ऐसे करके, आंखों में, हाथों में ऐसे ऐसे कर रहा है व्यक्ति। तो ये सब क्या है? ये इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं, ठीक है। हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल है इचीनेस के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? हिस्टामिन। हिस्टामिन के कारण से हमें इची फील होता है, मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन को, ठीक है। ओके, फिर नाक ब्लॉक हो गई है, प्लग्ड फील हो रहा है, उसके अलावा स्क्रैची फील हो रहा है, कफ खांसी जैसे लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, रनी आइज है, रनी नोज है, वाटरी आइज है, ठीक है। ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं एलर्जी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स एलर्जेंस होते हैं, और हमारी बॉडी में जैसे ही कोई भी एलर्जन आता है तो वो हमारी बॉडी में आके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को एग्रीवेट कर देता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को चालू करवा देता है, ठीक है। और एक चीज और करता है वो क्या है? तो कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स का होता है? IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी में जैसे ही कोई भी एलर्जन आता है तो हमारी बॉडी में IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बढ़ने चालू हो जाते हैं, और इसके कारण से हमारी बॉडी में ढेर सारे इम्यून रिएक्शन शो होते हैं, जिसके रिजल्ट पे हमें इन्फ्लेमेशन, स्क्रैची, स्लीपी ये सब फील होता है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग कि पॉलन्स की एलर्जी भी हो सकती है। पर ऑन द अदर हैंड पॉलन्स, कई सारे लोग पॉलन्स खाते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फ्लावर्स के ऊपर जाके हनी बीज बैठती हैं और बटरफ्लाइज बैठती हैं, और कई बार एंट्स बैठते हैं, और वो जाते हैं और वो पॉलन्स पिक कर करके लाते हैं ताकि वो पॉलिनेशन करवा सकें फ्लावर्स का, ठीक है। हनी बीज जो होती हैं बच्चों, उनका खाना होता है पॉलन ग्रेन्स। जैसे हम बोलते हैं हम मार्केट से ब्रेड लाए, हमने चपाती बनाई, वैसे बी ब्रेड भी बोलते हैं। तो बी ब्रेड मतलब पॉलन ग्रेन होता है। हनी बी पॉलन खाती है, ठीक है। तो हनी बी की रोटी है वो कौन? पॉलन ग्रेन्स। तो हनी बी पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा कर रही होगी ऑब्वियसली। तो कई सारे कंट्रीज ने ऑब्जर्व किया कि पॉलन ग्रेन्स को खाने से क्या फायदा होता है, क्योंकि हनी बीज जो है वो इतना खतरनाक कंपाउंड बनाती है हनी, जो कि कितने लोगों को एनर्जी देता है, वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ये भी होता है, वो भी। तो पॉलन खाने से ऐसा क्या होता है? तो हम भी खा लेते हैं पॉलन्स, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया? पॉलन ग्रेन्स के मेडिसिन बना के खाने स्टार्ट किए और देखा कि क्या रिजल्ट आता है। तो क्या पता चलता है कि पॉलन ग्रेन्स खाने से लोग जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा हेल्दी फील करने लगे, ठीक है, एनर्जेटिक फील करने लगे, ज्यादा ताकत लगती है उनको, ठीक है, एनर्जी। तो लोगों ने क्या किया? पॉलन ग्रेन्स के मेडिसिन हॉर्स को खिलाने चालू कर दिया, अपने घोड़ों को, ताकि घोड़े ज्यादा मेहनत से काम कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ में ह्यूमन भी पॉलन ग्रेन्स खाते हैं कई सारे, स्पेशली इन अदर कंट्रीज। इंडिया में इतना प्रिडोमिनेटिंग नहीं है पॉलन खाना अभी तक, पर जब पॉलन खाते हैं लोग तो वो ऐसा फील करते हैं दैट दे आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, ठीक है। प्लस देयर सेक्सुअल ड्राइव्स आर आल्सो इंक्रीज्ड अपेरेंटली। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन्स के मेडिसिन भी लोग खाते हैं कई बार। तो पॉलन कुड बी यूटिलाइज्ड एज मेडिसिन ऑल्सो। अच्छा, जैसे कि हम एक बात और समझते हैं कि हम आर्टिफिशियल तरीके से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म एंड एग का फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हमने ऐसा सोचा कि कहीं ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम कुछ पॉलन्स जिनके स्पीशीज प्रोबेबली एक्सटिंक्ट हो सकते हैं आगे आने वाले समय में, उन प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स को रिजर्व करके रख दें, ठीक है। सो दैट कभी मान लो ऐसा हुआ कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो हम आर्टिफिशियल तरीके से उनको पॉलिनेट करवा सके, और उन प्लांट्स को हम मोर एंड मोर हम उसको चाहें कि वो फ्लरिश कर पाए। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करने का थॉट माइंड में आया। तो पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए जो टेक्निक का इस्तेमाल हम करते हैं उसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो का मतलब होता है बर्फीला, ठीक है। प्रिजर्व का मतलब होता है संभालना किसी चीज को।
तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में -196 डिग्री सेल्सियस पे हम पॉलिन्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज ऑफ पॉलिन, सो दैट ये पॉलिन्स जो है दे विल बी रिमेनिंग वाइबल फॉर लॉन्ग टाइम। वाइबल मतलब जिंदा है ये, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, so this is all about the pollen grains and the things related to it. We can just study NCERT once more so that our this topic will be completed now. See this. तो pollen grains of many species causes severe allergic reactions बोल रहे हैं, bronchial afflictions in some people often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis etc. जैसे कि किसी को एलर्जी होगी बहुत खतरनाक, तो एलर्जी के वन ऑफ द मेन सिम्टम्स में हम बोलते हैं हम ब्रीथलेस फील करते हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे, ऐसी फीलिंग आती है। तो दैट फीलिंग विल बी बिकॉज ऑफ द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। हमारा जो ट्रेकिया है, देन ब्रोंका है, देन ब्रोंक्यूल्स है, तो ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसके अंदर की स्पेस नैरो हो जाती है, हम सांस बाहर नहीं छोड़ पा रहे होते आसानी से, तो हमें दम घुटता है अंदर अंदर। हिंदी में अस्थमा को दमा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दम घुटने वाली फीलिंग आ रही होती है उसमें, क्योंकि पर्सन एक्सहेल नहीं कर पा रहा होता अच्छे से। और प्रेशर कुकर देखा है आप सबने, तो प्रेशर कुकर में सीटी आती है जोर से, क्यों आती है आवाज उसकी पूरे घर में? क्योंकि बहुत नैरो स्पेस में से एयर बाहर जा रही होती है, तो जब भी नैरो स्पेस में से एयर बाहर जाएगी तो आवाज आएगी। तो अस्थमा में इसीलिए सीटी बजने जैसी आवाज आती है इंसान के नाक में से, ठीक है, क्योंकि वीजिंग साउंड इसलिए आता है क्योंकि वो व्यक्ति बहुत नैरो हो जाता है, उसका ट्रेकिया, एयर बाहर आती है तो प्रेशर के कम स्पेस में प्रेशर के साथ बाहर आती है, सीटी जिससे आवाज आती है, ठीक है। तो वो भी कॉज कर सकता है, पॉलन एलर्जीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए बिकॉज पॉलन एलर्जीज डेथ भी कॉज कर सकते हैं इफ अनट्रीटेड। तो एलर्जीज कुड बी डेंजरस, एलर्जीज कैन कॉज डेथ ऑल्सो समटाइम्स। It may be mentioned that Parthenium, a carrot grass that came to India as contaminant with imported wheat, has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. Ubiquitous का मतलब होता है सर्वत्र, हर जगह पर है वो, ठीक है। तो ये पार्थेनियम या गाजर घास हर जगह पर है इंडिया में, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं जहां पर ये ग्रास नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, pollen grains are rich in nutrients also. It has become a fashion in recent year to use pollen tablet as food supplement. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. ठीक है, okay. They will become more energetic, as I said. When once they are shed, pollen grains. अब यहाँ पर बात होती है मेल गैमीट के लिए, बात करते हैं अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि मेल गैमीट को 48 से 72 आवर्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंच जाना चाहिए, तो जाके वो वाइबल होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 48 से 72 आवर्स तक ही उसकी वाइबिलिटी है, फिर गैमीट का कोई काम नहीं। वैसे प्लांट में भी ऐसी कोई बात होती है क्या? तो हम बोलेंगे येस और नो ऑल्सो, दोनों बातें। कुछ पॉलन ग्रेन्स को जल्दी पहुंचना पड़ता है अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर तक, ठीक है। जैसे कि कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, इन सब में हम बोलेंगे 30 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए, नहीं पहुंचा तो खत्म मामला, वो पॉलन किसी काम का नहीं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सालों तक भी नहीं गए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, या महीनों तक भी नहीं पहुंचा और महीनों तक हवा में ही घूम रहा है वो पॉलन, या इंसेक्ट उसको लेके ही घूम रहा है और अब वो पहुंचा है तो भी कोई बात नहीं। ऐसे होते हैं रोजेसी, जैसे जिसमें हमारा रोज प्लांट आता है, सोलानेसी जिसमें हमारा ब्रिंजल आता है, आलू आता है, टमाटो आता है, ठीक है। लेग्यूमिनोसी जैसे कि हमारे पल्सेस आते हैं, दाल, राजमा, बीन्स एटसेट्रा, इनमें पॉलन की लंबी लाइफ होती है, थोड़ी सी वाइबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। थोड़ा रीडिंग मारो उसको एक बार। वंस दे आर शेड, ये सब मैंने बता दिया। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वाइबिलिटी? The period for which pollen grains are remain viable is highly variable and to some extent depends upon prevailing temperature and humidity. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जैसे हम जानते हैं कि स्पोरोपोलेनिन डैमेज नहीं होता, लेकिन स्पोरोपोलेनिन में अपर्चर जरूर होते हैं बच्चों, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि वहाँ से वाटर की एंट्री पॉसिबल है, तो बहुत ह्यूमिड एरियाज होंगे तो पॉलन जल्दी खराब हो सकता है क्योंकि पानी चले आएगा उसमें, ठीक है। In some cereals such as rice, wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release. In some members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae, they maintain viability for months, okay? And they will be stored for a long time in liquid nitrogen at 196 degree Celsius. So this is all.
इतना हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पिस्टल के बारे में। अगले क्लास में मैं आप लोगों को पिस्टल पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को जल्द से जल्द खत्म करेंगे 7 दिन के अंदर, ओके। एंड इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आई विल बी प्रोबेबली थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ लाइव सेशन फॉर MCQs प्रैक्टिस ऑल्सो, ओनली इफ यू फील लाइक, ठीक है। तो ट्राई करना कि इसको मेरे साथ साथ में कंप्लीट करते जाओ, ताकि हम एक डे प्लान कर सके जहां पर हम इसके MCQs लगा सके फॉर NCERT लेवल, ठीक है। इट विल बी हेल्पिंग यू इन बोर्ड्स एज वेल एज नीट, ओके। सो बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रेविटी सर्कल। थैंक यू सो मच।